नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम क्वालिफाई में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज पुनः प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले 2 सेट को कर चुके हैं, आज सेट नंबर 3 है और इसमें 25 क्वेश्चंस था जिसमें मैंने बनाया तो मुझे 22 फर्स्ट टाइम में बन गया और 3 क्वेश्चन ऐसा था जो बना लेकिन थोड़ा टाइम लिया। तो चलिए इसमें 22 क्वेश्चंस के बारे में सबसे पहले देखेंगे। उसमें भी 2 पार्ट्स करके लाएंगे, क्योंकि एक पार्ट्स में अगर 22 का 22 क्वेश्चंस को करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 पार्ट्स में करके करेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपको बताऊंगा आपको अवश्य समझ में आएगा। और इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि क्वेश्चंस को सबसे पहले खुद को आपको बना करके देखना है। अगर आपको नहीं बनता है उसके बाद ही डिस्कशन को देखिएगा और उसके बाद अगले क्वेश्चंस पर चलिएगा। अगर आपसे बन जाता है तो उस क्वेश्चंस को स्किप करके अगले क्वेश्चंस पर चलिएगा। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। अगर अच्छा लगेंगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 3 में 31 नंबर क्वेश्चंस है से स्टार्टिंग है। 31 नंबर क्वेश्चंस दिख रहा है से? देखिए इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा। x क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है। तो x के सभी अंकों का योग क्या होगा? क्वेश्चंस को आप गौर से समझिए कि x 4 अंकों की एक संख्या है। x 4 अंकों की एक संख्या है। x 4 अंकों की संख्या है जिसे 16, 28, 40 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 11 शेषफल बचता है। तो बोल रहा है कि उस अंकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए करना क्या है कि सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इस सभी से कट जाए। ठीक, तो करना क्या, इस सभी का एलसीएम लेना है। इस सभी का एलसीएम लेना है। तो देखिए 2 8 16, 14 दूना 28, 20 दूना 40 और 24 दूना 48। फिर कितना से लगाएंगे? 2 से। 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 दाहिने 20, 12 दूना 24। फिर 2 से, 2 दूना 4, 7 का 7, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगेगा, 2 एकान 2, 7 का 7, 5 का 5, 2 तिया 6। अब इसको गुना कीजिए आप। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो देखिए 2 पंचे 10 और 1 पंचे 5, इसमें का 1 तो 6 और 1 पंचे 5 और 112 गुना करेंगे तो आएगा 0, 6 2 8 और 5 1 6 और ये आया 1680। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है? यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5 गुने 3। एलसीएम कितना आया? 1680 आया। क्वेश्चंस बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इससे यानी 16, 18, 40, 48 से पूरी तरह विभाजित हो। तो उस संख्या को सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो 1680 आया। 1680 एक ऐसी संख्या है जो 16 से 28 से 40 से और 48 से सभी से विभाजित होगा। आपको ज्ञात क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा मेरे भाई? 9999 होगा। और उसको क्या करना है आपको? 9999 को 1680 से भाग देना है। तो 9999 को अगर आप 16 से 80 से भाग दीजिएगा तो 16 चौका 64, 16 पंचे 80। अगर 5 बार में लगाते हैं तो देखिए कितना आ जाता है? 0, 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, 4 34 और 1 पंचे 5, 5 और 4 9। 0, 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, 4 34, 1 पंचे 5 और 3 8, यानी कि 8400। अगर आप 5 बार में अगर लगाइएगा तो कितना आता है? 8400 आता है। 9 और 9, 9 में से 4 गया तो 5, 1 1599 शेषफल बचा। पहला काम आपको क्या करना है? क्वेश्चन ये था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 16, 28, 40, 48 से प्रत्येक से भाग देने पर कितना शेषफल बचना चाहिए? तो 11 शेषफल बचना चाहिए। तो करना इस शेषफल से भी कोई मतलब नहीं रखना है। करना यह है कि सभी का एलसीएम लेना है और एलसीएम जितना आएगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देना है और जो शेषफल बचेगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से उस शेषफल को घटा लेना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से उस शेषफल को घटा लेना है। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4
और ये कितना बचा, 9 में से गया तो 8, यानी कि 8400 मेरे दोस्त एक ऐसी संख्या है जो 16, 28, 40 और 48 सभी से विभाज्य है। 8400 एक ऐसी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 16, 28, 40, 48 पूरी से पूरी तरह विभाजित है। और इसमें क्या बोल रहा है कि 11 शेष भी बचना चाहिए। तो 11 शेष बचने के लिए इसमें 11 अगर आप जोड़िएगा तो 8411 एक ऐसी संख्या अब हो गया जिसको 16, 28, 40, 48 सभी से अगर आप भाग दीजिएगा तो प्रत्येक कंडीशन में कितना शेषफल बचेगा, तो 11 शेषफल बचेगा। तो बोल रहा है कि जो संख्या आया है उसके अंकों का योग क्या होगा। तो इसके अंकों का योग क्या होगा, तो इसका अंक क्या क्या है, 8, 4, 1, 1 है, तो 8 + 4 + 1 + 1 यानी कि जोड़िएगा तो 8, 4, 12, 1, 13, 1, 14। इसके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आज का अगला यानी कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। सभी का सभी क्वेश्चन ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम टेकन है। क्वेश्चन ये है, ए की आई बी की आई से 125% अधिक है। इसको कैसे बनाना है, देखिए ए की आई जो है बी की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, 125% अधिक है। यानी कि ए की आई बी की आई से 125% अधिक है। तो सोचिए अगर बी की आई अगर 100 होगा तो ए की आई कितना हो जाएगा, अगर बी की आई 100 होगा तो ए की आई कितना हो जाएगा, 125% अधिक है। यानी कि इसका 100 है तो इसका 100 का 125% 125 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 225 होगा, तब तो 125% अधिक होगा। उसके बाद बोल रहा है कि सी की आई ए बी के आई का, सी की आई ए और बी की कुल आई से 60% कम है, और सी की जो आई है, सी की जो आई है ए और बी के कुल आई से 60% कम है। यानी कि ए और बी का कुल आई कितना हो गया, 225 और 100 यानी कि 325 हो गया। सी का आई ए और बी के आई से कितना प्रतिशत कम है, 60% कम है। तो 60% का आपको क्या करना है, होल वैल्यू निकाल लेना है। 60% का अगर आप होल वैल्यू निकालिएगा तो देखिए 60/100, 0 से 0 कट गया, और 2 3 6, 2 5 10। अगर कम है तो ऊपर घटा करके नीचे जैसे का तैसे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/5, यानी कि 60% कम है। तो ए बी के कुल आई से 60% कम है, तो 325 × 2/5। 60% आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, 325 का 60% जितना आएगा उसको 325 में से घटाएंगे तो आ जाएगा। लेकिन मैंने होल वैल्यू के माध्यम से बनाया ताकि आसान हो जाता है। 60% का अगर होल वैल्यू निकालेंगे तो 60/100, और इसको काटेंगे और कम है तो ऊपर घटा करके नीचे जैसे का तैसे, जैसे कम है तो 5 में से 3 घटाएं तो 2/5, ठीक। और 325 को 2/5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 5 × 30, 5 × 25 कितना आ रहा है, ये 65 दूना 130 आया। 5 से काटेंगे 5 × 30 5, यानी कि इसका आई कितना है, 130 है। क्वेश्चन था कि ए की आई बी की आई से 125% ज्यादा है, तो मैंने बी की आई को 100 माना तो ए की आई हो गया कितना, 225। उसके बाद बोला कि सी की आई ए और बी के आई से 60% कम है, तो बी की आई सी की आई ए और बी के आई से 60% कम है। तो होल वैल्यू के माध्यम से होल वैल्यू जितना निकला वो 325 को 205 से गुना किए तो आगे 130 आ गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कम है। सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, बोल रहा है सी की आई जो है अब ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले ये देखना है कि सी की आई ए की आई से है कितना कम। तो 5 में से 0 गया तो 0, और 2 में से 3 तो कमेगा नहीं, पैसा लिया तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, यानी कि सी की आई ए की आई से कम कितना है, 90 कम है। और किससे बोल रहा है, ए से, तो बट्टा में 225 × 100। जिसके बारे में प्रश्न पूछेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे उसे नीचे लिखेंगे। बोला सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, तो हम ये देखेंगे कि सी की आई ए की आई से है आखिर कितना कम, तो 90,
अब बट्टा में किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में, तो बट्टा में 225 और गुने 100 परसेंटेज निकालने के लिए काटिए यहाँ से 5 से, 5 5 का 20, 5 से 25 और 5 से काटिएगा 18 पंच 90, फिर 9 से 9 पचे 45, 9 से 9 दूना 18, यानी कि 9 दूना 18 और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 100 दूना 200 और बचा 5 काटिएगा 5 का 20, यानी 40 परसेंटेज मिस हो रहा है कहीं पर। 40 परसेंटेज आया था, 42.2% आया था, यानी कि एक ही आए 125 परसेंटेज यहाँ पर ठीक है, यानी कि 60%, 0 2/5 ठीक, 5 36 और 5 25 65 दूना 130, ये भी ठीक है, यानी कि ओ सॉरी मिस हो रहा है, यहाँ पर मिस हुआ है। बोला सी किया ए किया से कितना कम है, तो यानी कि 225 में से 30 घटाएंगे 130, तो 5 और 12 में से 3 गया तो 9, 95 बच्चा 225 और गुने 100, क्योंकि सी की आई बी की आई से कितना कम है, तो 95 कम है। अब 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95, 5 से काटेंगे तो 5 का 20, 5 से 25, 5 से काटेंगे 5 9 45 और 5 से तो 20 5 100, यानी 19 को 20 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38, 380, अब बच्चा में 9, अगर इसको काटेंगे तो 9 चौक 36 और 2 जीरो बचा तो 9 दूना 18, फिर 2 जीरो 9 दूना 18, यानी कि 42.2% आंसर, यानी कि कितना आ रहा है आंसर 42.2%। उसके बाद अगला देखिए, अगला देखिए, अनीता एक वस्तु उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक अंकित करता है। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 अधिक अंकित करती है। जब वह इसे अंकित मूल्य से 20% छूट देकर बेचती है तो 10% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए आप गौर से, अनीता एक वस्तु की लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक अंकित करती है, तो क्वेश्चन नंबर है 34। बोला है अनीता एक वस्तु का जो मूल्य अंकित करती है उसकी लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक अंकित करती है। तो लागत मूल्य क्या है, यहाँ पर देखिए लागत मूल्य हम अपना मन से मान लीजिए, लागत मूल्य मान लीजिए x रुपये है, x रुपये है। बोल रहा है कि कितना अधिक अंकित करती है, 210 अधिक अंकित करती है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 210 अधिक अंकित करती है तो लागत मूल्य से 210 अधिक अंकित करती है तो x प्लस 210। उसके बाद देखिए, जब वह इसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचती है। बोला है कि जब यानी कि बेचती कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य देखिए क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य पर बोलती है कि कितना परसेंटेज छूट देकर के बेचती है, 20% छूट देकर के बेचती है। तो 20% का मेरे भाई होल वैल्यू निकालिएगा 20% का, तो 20/100 काटिएगा 20 1 20, 20 5 100, और छूट देती है तो ऊपर घटा करके और नीचे जैसे का तैसे 5 में से गया तो 4, 4/5, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 200 x प्लस 210, और इसको 20% छूट पर बेचती है, यानी कितना में बेचती है 4/5 में बेचती है, इतना में बेचती है। ठीक, तो बोल रही है वो कि अगर वो इतना में बेचती है तो उसको 10% की हानि होती है। अब इसके बाद बोल रहा है कि अगर वो विक्रय मूल्य यानी कि इतना में बेचती है तो कितने की हानि होती है, 10% की हानि होती है, यानी कि इतना में बेचती है तो 10% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य आपको हो गया कि इतना है, इतना में अगर बेचती है तो 10% की हानि होती है, तो 10% का आपको होल वैल्यू निकाल लेना है। तो 10 में 100 हो गया, 1 0 से 1 0, यानी कि 1/10, और हानि होती है तो ऊपर घटा करके नीचे जैसे का तैसे। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना हो गया है, x प्लस 210 गुने 4/5, ये तो विक्रय मूल्य हो गया है। और नियम है कि विक्रय मूल्य का होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, अगर विक्रय मूल्य का होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य ये हुआ, इसका होल वैल्यू का उल्टा, तो होल वैल्यू 9/10 आया है, इसका उल्टा गुना करेंगे 10/9 से गुना करेंगे तो इसका अब क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए 5 1 5, 5 दूना 10, अब देखिए x प्लस 210 और 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, अब बट्टा में ये कितना आ गया है, ये 9 बचा है।
अब इसको हल कीजिए, x को 8 से गुना करेंगे तो 8x, अब प्लस में 21 को 8 से गुना करेंगे। अब देखिए 1 अट्ठे 8 और 8 दूना 16, 1 अट्ठे 8, 8 दूना 16 और 0, अब बच्चा में ये 9। अब यहाँ से क्या आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया मेरे भाई, यानी कि 8x प्लस 1680 बटा 90, सॉरी 9। और जबकि लागत क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य इतना है, जबकि है कितना, इतना है, जबकि लागत मूल्य कितना आया है, इतना है, जबकि है किसके बराबर, x के बराबर है। तो ये देखिए ये किसके बराबर है, आपको x के बराबर है। तो इसके बट्टा में, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक मानिए, क्रॉस गुना कीजिए आप, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी कि 8x प्लस 1680, यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिए आप, तो इसको क्रॉस गुना 8x प्लस 1680 बराबर 9x। अब दाएं तरफ 9x इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि x का मान निकल करके आ गया आपको 1680। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना आ गया है, 1680 आ गया। अब ज्ञात क्या करने के लिए बोलती है, तो लास्ट में बोलती है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या निकल करके आया है, ये है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए आप, यानी कि x का मान कितना है 1680, आप प्लस में 210, इस पर सेट कीजिए विक्रय मूल्य, तो 1680 प्लस 210 और गुने कितना किए 4/5। अब इसको काटिए आप, 1680 में 210 जोड़िएगा तो 0, 8 1 9 और 6 2 8 और 1, अब गुने 4/5। अगर इसको काटिएगा 5 से तो 5 दिया 15, 3 और 9, 5 7 35 और 5 8 40। अब इसको गुना कीजिए तो 8 चौक 32 का 2 3, 7 चौक 28, 28 3 31 का 1 3 और 4 12 12 3 15, यानी कि 1512 रुपया इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1512 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चूंकि क्वेश्चन ही एक ऐसा इस प्रकार का है तो इसमें कोई आप ट्रिक अप्लाई करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को प्रोसेस में जाकर के बनाना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। जहां पर आसान रहता है, शॉर्ट रहता है, तो वहां खुद मैं उसी टाइप से बना देता हूँ। सेट नंबर 3 का जो मैथ है, शुरू का कुछ टफ है, लास्ट का जाकर के इजी है। आगे देखिए, उसके बाद 35 नंबर है, 6 आदमी किसी काम को 48 दिन में पूरा कर लेती है। मतलब 6 आदमी, मतलब 6 मैन किसी काम को कितना दिनों में पूरा कर लेती है, 48 दिनों में पूरा कर लेती है। यदि एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करती है, गौर से आप देखिएगा क्वेश्चन में ये है, 6 आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 48 दिन में कर लेते हैं। यदि एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करता है, मतलब एक मैन, एम से मैन, आदमी को मैंने मैन माना, तो एक मैन जो है 2 औरत के बराबर काम करता है। क्वेश्चन को ठीक से रेशियो पर बनाएंगे, समझिएगा। क्वेश्चन से 6 आदमी 48 दिन में काम कर लेता है, जबकि एक मैन 2 औरत के बराबर काम करता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए रेशियो, मैन और अमेन के बीच अनुपात। एक मैन 2 औरतें के बराबर काम करती है, तो एक मैन बराबर 2 ओमेन, तो मैन और ओमेन के बीच रेशियो निकाल लेते हैं। तो मैन का निकालना है तो मैन को ढकेंगे तो क्या बचा, 2 बचा, और अनुपात ओमेन का निकालना है तो ओमेन को ढकेंगे तो क्या बचा, 1 बचा। मतलब मैन और ओमेन के बीच रेशियो का अनुपात आपको क्या आ गया, 2:1 आ गया। आगे देखिए आप, तो 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकता है। 4 आदमी, 4 मैन प्लस 8 ओमेन मिलकर कितने दिनों में कर सकता है, तो मैंने सोचा n दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन से ये था कि 6 मैन 48 दिनों में कर सकता है, जबकि एक मैन के बराबर 2 ओमेन काम करता है। तो 4 मैन और 8 ओमेन उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो मैंने बोला कि 4 मैन प्लस 8 ओमेन मिल करके n दिनों में करेंगे, जबकि मुझे ये पता है कि 6 मैन कितने दिन में करते हैं, 48 दिन में करते हैं। तो मतलब इतने काम को इतने आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो n दिनों में। अब यहाँ पर m और w, मैन और ओमेन का जो रेशियो है सेट कर दीजिए। मैन का कितना है, 2 है, मैन का कितना है, 2 है, ओमेन का कितना 1 है। अब आ जाएगा आपको, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 प्लस 48 बराबर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही, और गुने n है तो n। अब 12 48 में 12 जोड़िएगा तो आ जाएगा 60 बराबर 8 8 16, 48 अब 8 2 10, 4 1 5 1 6 बराबर 4 दूना 8 8 16, 16 n। 1 मिनट, छह आदमी 48 दिनों में कर सकता है,
ओ सॉरी, यहाँ हम मिस किए, 6 दूना 12 और गुने 48 है यहाँ पर, और बराबर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 और प्लस 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 है और गुने n। तो ये क्या हो गया 12 गुने 48, यहाँ प्लस कर लिए थे जिसकी वजह से मिस हो गया था। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 n, ये क्या हो गया 16 n। अब देखिए, अब इसको काटिएगा तो 16 का 16, 16 3 48, तो बढ़ती है 36, यानी कि n का मान कितना निकल करके आ गया 36 दिन। मतलब कितना आदमी, कितने 4 आदमी और 8 महिला मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, तो 36 दिन में कर लेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये भी आया होगा। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 36। पैंतीस के बाद 36 नंबर देखिए, 36 है, शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। यदि वह उसकी आय x% बढ़ जाती है तो उसकी खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो बचत में 21% वृद्धि हो जाती है। तो x का मान क्या है, देखिए शालिनी अपनी आय का कितना बचाती है, 1/3 बचाती है। तो हम मान लेते हैं शालिनी की आय, शालिनी की आय मान लेते हैं, शालिनी की आय मान लिए मैंने, आय मान लेते हैं हम 300 मान लेते हैं। अपना मन से आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने सहूलियत के लिए 300 माना, चूंकि 1/3 बचाती है तो 300 का 1/3 आसानी से आ जाता है। तो शालिनी की आय मान लिए कितना 300 है। तो बोला है कि शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है, तो अब बचत कितना करती है 1/3, मतलब 300 का 1/3 कितना होगा, तो 100 होगा। 300 गुने 1/3 कितना 100 हो गया। तो अगर बचत 100 करती है, इसका मतलब ये खर्च बेचारी कितना कर लेती है, तो ये 200 रुपया कर लेती है। गौर से आप सोचिए, मैंने सोचा कि शालिनी की आय 300 रुपया है और उसकी जो बचत है आय का 1/3 है, मतलब 300 आय है तो 1/3 100 रुपया बचत है। इसका मतलब क्या बनता है कि 300 अगर आय है और 100 बचत है, इसका मतलब क्या है, खर्च 200 रुपये है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, उसकी आय x% बढ़ जाती है। अब मान लीजिए इसकी आय कितना था 300 था, अब इसकी आय बढ़ करके नया आय क्या हो जाएगा, x% बढ़ जाती है। तो x% का मेरे भाई होल वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, x बट्टा में 100, बढ़ जाना मतलब ऊपर जोड़ करके नीचे जैसे का तैसे ऊपर जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 100 बट्टा में 100। बात समझ में आया, x% इसकी आय बढ़ जाती है, तो x% का मैंने होल वैल्यू निकाला तो क्या आया x प्लस 100 बट्टा 100। तो इसका आय कितना था, पहले ये 300 था और ये बढ़ गया तो क्या हो गया, यानी कि x प्लस 100 और बट्टा में 100 इतना बढ़ करके हो गया। इसकी आय कितना था, पहले 300 था और इसका आय अब बढ़ गया तो इतना हो गया, मतलब 300 को उतना से गुना किए। अब उसकी नया आय क्या हो गया, नया आय देख लीजिए आप, नया आय क्या हो गया, इतना हो गया। उसके बाद देखिए, और खर्च 15% बढ़ जाती है। खर्च जो है कितना होता था, पहले 200 होता था तो 15% बढ़ जाती है, तो खर्च क्या हो गया, अब ये खर्च क्या हो जाएगा, 15% बढ़ जाती है, पहले 200 तो 200 का 15% 30, यानी कि 230 अब इसकी खर्च हो गई। अब आगे क्या है देखिए, बढ़ जाती है तो x का मान, अच्छा एक चीज बताइए, आय इसका इतना है और खर्च इतना है, आय इतना है और खर्च इतना है, तो उसके बाद आगे कुछ और बोला है, उसकी खर्च 15% बढ़ जाती है और बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है। बचत में कितनी की वृद्धि हो जाती है, 21% की वृद्धि हो जाती है। बताइए, 100 पहले बचत था और 21% की वृद्धि, तो अब बचत कितना हो गया, बचत यानी कि 21% की वृद्धि 121 हो गया। सोचिए, पहले आय 300, बचत 100 और खर्च इतना, वृद्धि के बाद आय इतना, बचत इतना और खर्च इतना। तो बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज बताइए, आय बराबर क्या होता है कि बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च बराबर आय होगा, यानी कि बचत कितना है तो खर्च कितना है 230 और बचत कितना है 121, तो यानी कि कितना हो जाएगा 230 प्लस 121, मतलब आय किसके बराबर होगा, बचत प्लस खर्च बराबर कितना हुआ, आय कितना है, जबकि दिया हुआ है आय कितना 300 और इंटू एक्स प्लस 100 और इस पूरे का बट्टा 100। क्वेश्चंस में है
इसके बाद इस डाटा से मतलब नहीं रखिए, x का मान ज्ञात करना है। तो बोल रहा है कि x का मान क्या है, तो आपको पता है कि बचत इतना है और खर्च इतना है और आय इतना हो गया है। तो आय 230 और खर्च हो गया 121, बचत 121 और खर्च 230। तो आय प्लस बचत क्या सॉरी खर्च प्लस बचत बराबर क्या होगा, आय होगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करिए, 230 में अगर 121 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 351 हो जाएगा। 351 बराबर, इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3x, और प्लस में 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300। अब दाएं बाएं कीजिए, 300 अगर उधर प्लस में तो उधर आएगा तो माइनस में, तो 351 माइनस 300 बराबर में कितना हो गया, 3x, यानी कि 351 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचे, 51 बराबर 3x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 51 बटा में 3 काटेंगे तो कितना आएगा, 17 51, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा, लेकिन क्वेश्चन ही कुछ ऐसा डिफिकल्ट पूछता है जिसको आपको गौर से देखना ही पड़ेगा। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद 38 और 39, जो क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत था उसको बनाएंगे जरूर, लेकिन लास्ट में बनाएंगे। लेकिन जो मुझसे पहले बन गया था उसको डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। अगला देखिए आज का 40 नंबर क्वेश्चन। आज का 40 नंबर देखिए क्या है। देखिए, नेहा 8,000 रुपया की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद 92 हो जाती है। नेहा की 8,000 की राशि, पी कितना है, 8,000 है, और ये कितने साल के बाद, 3 ईयर्स के बाद ये कितना हो जाती है, अमाउंट 92 हो जाती है। क्वेश्चन बोला है कि नेहा की 8,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद कितना हो जाती है, 92 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाएगी तो यह राशि कितना हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह की क्वेश्चंस को आप एग्जाम में सेकेंड में बना लीजिएगा। क्वेश्चंस है, नेहा ने जो 8,000 रुपया 3 साल के लिए लगाई, उसमें से उसको कितना प्राप्त हुआ, 9200 प्राप्त हुआ। अगर ब्याज की जो दर है 2% बढ़ जाएगा तब वो कितना हो जाता। तो देखिए करना क्या है कि यानी कि रेट को टाइम से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज आएगा। यानी कि 3 साल 3 को अगर 2% से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 6% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और याद रखना है कि परसेंटेज ब्याज में, जैसे क्वेश्चन था 8,000 रुपया को 3 साल के बाद कितना हो गया, 9200 रुपया हो गया। अगर बोल रहा है ब्याज की दर अगर 2% हो मतलब बढ़ गया तो ये कितना हो जाता, तो ब्याज की दर 3% बढ़ता। यानी कि इसका मतलब है कि इससे पहले 3 साल के लिए बढ़ेगा। तो रेट को अगर टाइम से गुना करेंगे, रेट कितना 2% को 3 से गुना करेंगे तो 6% हो गया। और परसेंटेज ब्याज को रुपया वाला ब्याज में चेंज करने के लिए मूलधन के 1% से गुना करेंगे। जैसे ये 6% आया है ना, इसको मूलधन का 1% यानी 8,000 का 1% कितना होगा, 80 होगा। इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कि कितना रुपया और ज्यादा बढ़ जाता। तो 6 को 80 से गुना करेंगे तो 6 48, यानी कि 480 रुपया और बढ़ जाता। यानी कि 9200 रुपया है ना, उसमें 480 रुपया और बढ़ जाता यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा होता तो कितना हो जाता। तो इसमें 480 अगर आप ऐड कीजिएगा तो 0 8 2 4 6 और 9, यानी कि 9,460 रुपया हो जाता है। 9,680 रुपया हो जाता, 9,680 रुपया हो जाता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जब ये बोलेगा कि इतना परसेंटेज बढ़ जाता तो परसेंटेज को रेट से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज आ जाएगा। परसेंटेज ब्याज को अगर जैसे परसेंटेज ब्याज 6 आया, 6 को मूलधन की 1%, मूलधन कितना है 8,000 है, उसका 1% से गुना कर देंगे तो कितना बढ़ जाता ये आता। यानी कि 480 बढ़ता तो कितना था, पहले 9200 था और 480 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9,680 रुपया हो जाता। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन अगला। उसके बाद है 86 नंबर क्वेश्चन है। 40 के बाद डायरेक्ट
86 नंबर देखिए, 86 नंबर क्या है मेरे भाई कि है कि 5 पुरुष या 9 बच्चे किसी काम को 92 दिन में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन से या तो 5 पुरुष काम करेंगे तब, और नहीं तो 9 बच्चे काम करेंगे तो वो काम को कितना दिन में कर सकता है, 92 दिन में काम कर सकता है। यानी कि 5 पुरुष अगर काम करेंगे, एम से मैन लिखे हैं, 5 पुरुष अगर काम करेंगे या 9 बच्चे काम करेंगे, 20 बच्चे, तो कितने दिन में कर सकते हैं, 92 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या बनता है कि 5 पुरुष के बराबर 9 बच्चा काम करता है। गौर से सोचिए, अगर कोई काम को 5 पुरुष या 9 बच्चे काम करेंगे तो काम 92 दिन में कर सकता है। इसका मतलब क्या बनता है, 5 पुरुष के बराबर 9 बच्चे काम करेंगे। तो यहाँ पर मैन और बच्चा यानी कि पुरुष और बच्चा के बीच रेशियो निकाल लेते हैं। मैन का निकालना है तो मैन को ढकेंगे तो क्या बचा 9, और अनुपात बुआ का निकालना है तो बुआ को ढकेंगे तो कितना आया 5। यानी कि मैन और बुआ के बीच उसके काम के क्षमता का अनुपात आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए बोलता है कि 20 पुरुष और 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कोई एक ही डाटा लेकर के चलना है, या तो 5 पुरुष या 9 बच्चे। तो देखिए क्या बोला है कि 5 पुरुष कितने दिन में कर सकता है, 92 दिन में कर सकता है। या 5 पुरुष ले लीजिए, नहीं तो बच्चा वाला ले लीजिए, यानी कि 9 बच्चे ले लीजिए, कोई भी एक डाटा लेकर के चलेंगे आपको मिलेगा। यानी 5 पुरुष कितने दिन में कर सकता है मेरे दोस्त, 92 दिन में कर सकता है। तो कितने आदमी के बारे में बात कर रहा है, तो 20 पुरुष 20 मैन और प्लस यानी कि 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो मैंने सोचा n दिनों में कर लेंगे। क्वेश्चन है 5 पुरुष 92 दिन में कर सकता है, तो 20 मैन और 10 बच्चे कितने दिनों में कर लेंगे, तो n दिनों में कर लेंगे। यहाँ पर ये अनुपात को सेट करेंगे तो वहाँ n का मान आ जाएगा। m का मान कितना है 9, m का मान कितना है 9, b का मान कितना है 5। देखिए 5 को 9 से गुना करेंगे तो 5 नंबर 45 गुने 92 बराबर 20 को 9 से गुना करेंगे तो 20 नंबर 180 और प्लस 10 बचे 50 और गुने n। अब देखिए 92 गुने 90 अब बराबर में 180 में 50 जोड़ेंगे तो 230 n। अब इसको काटिए आप, तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया और 23 चौका 92 होगा, 23 चौका 92 और 4 और 9 तो 4 नंबर 36, यानी कि n बराबर कितना हो गया 36 दिन में कर सकता है, 36 डेज। यानी कि ऑप्शन में होगा 36 डेज, ऑप्शन नंबर बी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज का अगला क्वेश्चन, आज का देखिए 87 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4 गुने 38 गुने 764 गुने 1256 बोल रहा इस सभी को गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी मेरे दोस्त इकाई अंक के बारे में जिक्र करेगा तो आपको केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इसका इकाई अंक यही है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 6 है। तो इकाई अंक क्या हो गया 4 हो गया, इकाई अंक 8 हो गया, इकाई अंक 4 हो गया, इकाई अंक 6 हो गया। अगर इकाई अंक के बारे में अगर जिक्र करेंगे तो आपको केवल इकाई अंक से ही मतलब रखना है। अब गुना कीजिए, 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32 आएगा। हमेशा इकाई अंक के बारे में ही सोचना है। 4 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 32 होगा, 32 3 पर 2 हुआ, इकाई अंक क्या हुआ 2 हुआ। फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8 हुआ, इकाई अंक क्या हुआ 8 हुआ। 8 को 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48 हुआ, इकाई अंक कितना होगा 8 होगा। तो इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। इसी तरह आप अपने एग्जाम में बनाइएगा, आपको सेकेंडों में बन जाएगा, देखिएगा और बन जाएगा। इकाई अंक 8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, जहाँ टाइम नहीं लेने की जरूरत है वहाँ हम टाइम खुद नहीं लेंगे, लेकिन जहाँ समझाने की जरूरत है वहाँ तो समझाना ही पड़ेगा। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का लॉग क्या होगा। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 144 है। तो देखिए प्रथम विषम संख्या मानते हैं ए, उसका अगला विषम संख्या ए प्लस 2, उसका अगला विषम संख्या ए प्लस 4 और उसका अगला विषम संख्या ए प्लस 6। क्योंकि प्रत्येक विषम संख्या के बीच 2 का डिफरेंस होता है, इसलिए पहला ए तो अगला ए प्लस 2 तो उसका अगला ए प्लस 4 तो उसका अगला ए प्लस 6। उस सभी का बोल रहा है योगफल कितना है 144 है। मतलब इस सभी का योगफल कितना है मेरे दोस्त 144 है। अब देखिए सब को जोड़िएगा तो ए 4 ए हो गया, 4 ए प्लस 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 6 6 12 बराबर कितना हो गया 144 हो गया। तो 4 ए बराबर 12 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 144 माइनस का 12 तो 4 ए बराबर कितना हो गया, घटाइए आप 2, 4 में से 1 गया तो 3 1
तो 4 बराबर 132, तो ये बराबर कितना हो गया 132/4, काटिएगा 4×3 = 12, 4×3 = 12, ए का मान कितना आ गया 33 आ गया। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है इसमें, पहली संख्या और अंतिम संख्या का लॉसम। तो पहली संख्या तो आपको पता चल गया, पहली संख्या आपको क्या आ गया, हम क्या माने थे ए माने थे, तो ये 33 आ गया। और अंतिम संख्या a+6, अंतिम संख्या क्या होगा, अंतिम संख्या क्या होगा a+6 माने थे, तो a का मान कितना है 33 है, a+6 तो कितना हो गया 39 हो गया। बोला इस दोनों का लॉसव क्या होगा, तो आप ज्ञात कीजिए 33 और 39 का अगर लॉसव निकालिएगा तो कितना से लेगा 3 से, तो 11 × 33 = 39। अब इसको गुना कीजिए 11 को 3 से, तो 11 × 33, 33 को 13 से गुना कीजिए, तो 33 को अगर आप 13 से गुना कीजिएगा तो 33 × 3 = 99, और ये हो गया 33, 9 9 3 12 3 1 4 429। कितना आ जाएगा लॉस, इसका गुना करेंगे तो 429, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला देखिए 89 नंबर आज का। नवासी नंबर देखिए, यदि x बराबर 2 है तो 5x कॉमा 5 + x है। यदि बोल रहा है x बराबर 2 है तो 5 + x है, कॉमा 2x + 7 है, 2x + 7 है, कॉमा 6x + 9 है, 6x + 9 है, और कॉमा y है। ये समानुपात में है तो y का मान ज्ञात करना है। बोल रहा है कि x बराबर इतना है और ये सभी क्या है समानुपात में है, मतलब एक दूसरे के साथ अनुपात में है, मतलब जिस पहला का अनुपात जो दूसरा के साथ है वही अनुपात तीसरा का चौथा के साथ है। तो सबसे पहले आपको मान x का इसमें रख लेना है। तो ये x का मान यहाँ पर रखिएगा, ये यहाँ पर रखिएगा और यहाँ पर रखिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा देखिए 5 और 2 ये हो गया 7, और ये क्या हो जाएगा कॉमा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 7 11, कॉमा 6 दूना 12, 12 9 21, कॉमा y। अब बोल रहा है ये सभी क्या है समानुपात में है, तो समानुपात में है तो ऐसा कीजिए जो इसका इसके साथ अनुपात है वही, मतलब जो अनुपात 7 का 11 के साथ है वही अनुपात 11 का y के साथ है। तो 7/11 बराबर 21/y। काटिए आप 7 1 7 7 21, क्रॉस गुना कीजिएगा y को, यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक, y को 1 से गुना करेंगे तो y बराबर 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 3 33। तो 33 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 33। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नवासी के बाद आज का 90 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद कुछ ही क्वेश्चन बच जाएंगे जो कि अगले पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। बोला है कि 5 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है 20 है, यदि एक और प्रक्षेपणों को जोड़ दिया जाए तो माध्य 2 और बढ़ जाता है, तो जोड़े गए 6वें प्रक्षेपण का मान क्या है। बोल रहे 5 प्रक्षेपण का माध्य क्या है 20 है, यानी कि 5 प्रक्षेपण का माध्य क्या है 20 है, यानी कि कुल मान क्या है इतना है। बोल रहा है कि 6ठे प्रक्षेपण जोड़ते हैं, अगर 5 की जगह 6 प्रक्षेपण हो जाएगा, तब बोल रहा है कि उसका माध्य 2 बढ़ जाता है। तो उसका माध्य पहले कितना था 20 था, तो वही कितना बढ़ करके हो जाता है